जी मित्रों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मोदी जी के 1 वर्ष का जो कार्यकाल है उनका लेखा जोखा जनता के बीच में रखने के लिए अलग अलग प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कट किया है, उसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। मोदी जी ने चुनाव के समय में और चुनाव के बाद ये बात कही, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि भारत के संविधान में सामाजिक क्षेत्र में हम कितना आउटले दे रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि हम इस देश में सबका विकास करने के लिए हमारा कमिटमेंट है या नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस सरकार ने 1,75,122 करोड़, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1,75,122 करोड़ रुपए केवल मात्र सोशल सेक्टर में उन्होंने कम किए हैं और मोटे रूप में 66,222 करोड़ केवल मात्र सोशल सेक्टर की स्कीमों में कम किए हैं और 5,900 करोड़ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में कम किए हैं। और जो फूड सिक्योरिटी है, जो गरीब आदमी को हमने भरोसा दिलाया था कि हम 5 किलो 2 रुपए में देंगे, उस स्कीम को लागू नहीं करके 3 बार 6 महीने को एक्सटेंड करके उसमें लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए का कट किया। ये मोटे तौर पर 1,75,122 करोड़ रुपए का जो सोशल सेक्टर में कट है वो मोदी जी की सरकार ने किया और नारा दे रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। मोटे तौर पर इसमें तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन है, उस सेक्टर के अंतर्गत जब आपने स्वयं में देखा होगा कि आज की डेट में 1% का ही ग्रोथ है जीडीपी में एग्रीकल्चर। उसमें तो सबसे बढ़िया, सबसे प्रभावशाली योजना थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसमें 7,426 करोड़ रुपए उन्होंने कम किए हैं, एनुअल हेल्पलाइन रुपए कम किए हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 8,156 करोड़ रुपए कम किए हैं और नेशनल लाइवलीहुड मिशन में 1,732 करोड़ रुपए। इसका नेट रिजल्ट ये हुआ, इस बार जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन में पिछली बार जितना प्रोडक्शन हुआ था उससे इस बार प्रोडक्शन कम हो रहा है। पिछली बार 2,650 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ था हमारा एग्रीकल्चर का और आज हो रहा है 2,05,000 लाख मीट्रिक टन। ये उसमें ग्रोथ में कहूँगी। जब यूपीए की सरकार थी तब हमने न केवल एग्रीकल्चर को के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट किया था हमने उस समय 7.5 बिलियन का और 7.5 बिलियन था 2002-03 में और उसको हमने बढ़ाकर 42.6 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर का इस देश में जब यूपी की सरकार थी। और आज उसमें 25% रिडक्शन हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। ये एग्रीकल्चर में एनडीए की सरकार मोदी जी की बनी है, उसका पहला अचीवमेंट है। ठीक उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हमारे सबसे वर्नेबल सेक्शन है, कमजोर सेक्शन है, उनके आउटले में शेड्यूल कास्ट के सब प्लान में 13,208 करोड़ रुपए की कमी की इन्होंने और ट्राइबल सब प्लान में 7,714 करोड़ रुपए की कमी की। यही काम नहीं किया इन्होंने। कमिटमेंट ऑफ मोदी जी सरकार की पंचायती राज के आउटले और पंचायती राज इज ओनली 94.75 करोड़, रिडक्शन ऑफ रफली 3,306 करोड़ रुपए। यही नहीं, आपने स्वयं में भाषण सुना होगा मोदी जी का, मनरेगा के संबंध में उनके विचार क्या है। मैं इसको एक मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ। जिस मनरेगा में एक्ट में गरीब आदमी को राइट्स टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार दिया था, उसकी आज स्थिति है कि इस साल 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी स्टेट गवर्नमेंट की बाकी है। 6,000 करोड़ रुपए स्टेट्स आर क्लेमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसा में दिया जाए, वो पैसा भी नहीं दिया। तो मनरेगा के बारे में राइट्स और उसमें कानून बनाकर ये अधिकार दिया है कि हम रोजगार नहीं देंगे तो उन्हें हम घर बैठे उनका बेरोजगारी बता देंगे। अभी तक सरकार की टाइम नहीं दिया, लेकिन कमिटमेंट और जब मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है तो परचेज पावर है गरीब आदमी की, परचेज पावर जब नहीं होगा तो कहीं मेक इन इंडिया की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई भी एक रोटेशन बनेगा नहीं हो पाएगा। ये उनका कमिटमेंट मनरेगा
सबसे तकलीफ जो आते हैं वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट का फंड है, उसके अंदर उन्होंने 9,858 करोड़ रुपए का रिडक्शन किया है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था करनी थी, उसका उन्होंने आउटले किया है कम, रफली 9,858 करोड़ रुपीज। न केवल हम कह रहे हैं, उनकी खुद की सरकार के मंत्री मेनका जी ने इसके संबंध में भी चिंता व्यक्त की है कि यदि हम इस तरह से इस क्षेत्र में पैसा कम करेंगे तो उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो कमिटमेंट है वो परिलक्षित करता है। उन्होंने 14,088 करोड़ रुपए केवल मात्र एजुकेशन में कम किए उन्होंने अपने आउटले में। प्राइमरी एजुकेशन में 10,186 करोड़ रुपीज, सेकेंडरी एजुकेशन में 1,422 करोड़ रुपीज, हायर एजुकेशन में 1,479 करोड़ रुपीज, ये उन्होंने कट किया एजुकेशन में। दैट इज देयर कमिटमेंट अबाउट देयर एजुकेशन। और यूपीए सरकार ने एनविसेज किया था कि हम 6,000 मॉडल स्कूल बनाएंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको भी उन्होंने अबंडन कर दिया। हेल्थ के क्षेत्र में भी इन्होंने 3,650 करोड़ रुपीज नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम में इन्होंने कम किया है। केवल हेल्थ के क्षेत्र में जानकारी दूंगी। हाउसिंग के बारे में मोदी जी की बहुत चिंता है, घर की व्यवस्था करने की बात करेंगे। अभी प्रोजेक्शन था कि 2022 तक इस देश में लगभग 30 करोड़ लोगों के मकान की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जानकर तकलीफ होती है कि इस क्षेत्र में भी, हाउसिंग के क्षेत्र में भी मोदी जी की सरकार ने 4,376 करोड़ रुपीज का आउटले कम किया है। ये इनका कमिटमेंट है, बात कहने की हम सबको मकान देंगे और इनका प्रतिबद्धता उससे परिलक्षित होती है। स्वच्छ भारत के बारे में उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया। प्रधानमंत्री बनते ही जिस तरह से उन्होंने बात की, उस स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाली सरकार ने इसमें 9,025 करोड़ रुपीज का कट किया है। ये कमिटमेंट है स्वच्छ भारत की कल्पना करना, भाषण देना, फोटो खिंचाना, स्वच्छता के बारे में बात करना, ये एक अलग स्थिति है। लेकिन जो आउटले है उसमें जो कमी की है वो अमाउंट है 9,025 करोड़ रुपीज। बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड इस देश में इसलिए फंड क्रिएट किया गया था कि जो रिमोट इलाके हैं, नक्सलाइट इलाके हैं, वहाँ डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार अलग पैसे की उन्होंने व्यवस्था की। इसका बहुत बड़ा अमाउंट उन इलाकों में है जो हमारे नक्सली इफेक्टेड इलाके हैं, चाहे वो बिहार में है, चाहे छत्तीसगढ़ में मूलतः, उसमें भी 5,900 करोड़ रुपए का कट किया उन्होंने। और इस समस्या के संबंध में उनका जो विचार है वो इसी परिलक्षित होता है कि उनका कमिटमेंट बैकवर्ड रीजन के डेवलपमेंट के संबंध में किया है। यही नहीं, ये फूड सिक्योरिटी के संबंध में मैंने बताया, जिसको लागू करना था 6 महीने की 3 बार उन्होंने आगे बढ़ाया। उसमें 67% पॉपुलेशन को कवर करना था, उसकी जगह उनका इंटेन केवल मात्र 40% पॉपुलेशन को कवर करने का इंटेन है, लेकिन उसको आगे डेफर करके उन्होंने 1,03,000 करोड़ रुपए का उन्होंने अपना कट किया है फूड सिक्योरिटी के बात करने में। ये उनकी गरीब आदमी के प्रति कमिटमेंट है। कुल मिलाकर ये जो सरकार है वो बातों का व्यापार करती है और झूठ का प्रचार करती है। ये इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि यही काम नहीं किया है। इनका जो कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट में 3 उदाहरण देना चाहता हूं मैं, जिससे आपको ये सुनिश्चित होगा कि इनका कमिटमेंट किस तरह का है। आपने देखा होगा कि इन्होंने 8 मई को सोशल सिक्योरिटी स्कीम डिक्लेयर किया थी। एक ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करती है। एक उन्होंने घोषणा की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो लाइफ इंश्योरेंस को कवर करती है। और तीसरी उन्होंने घोषणा की अटल पेंशन योजना। पहली योजना में 12 रुपए पर एनम को देना है, दूसरी योजना में 330 रुपए देना है, और तीसरी योजना अटल पेंशन योजना में 20 साल तक जो आदमी पेमेंट करेगा उन आदमियों को पेंशन मिलेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनका जो कमिटमेंट है, इनसे पूछा जाए और भारत की जनता को बताएं कि इन तीनों योजना के लिए क्या भारत सरकार ने अपने बजट में एक नए पैसे की भी व्यवस्था की है। नॉट ए सिंगल पेनी। 15 करोड़ आदमी के जो अकाउंट की बात करते हैं जनधन योजना की, उसमें से आज के दिन 1/3 आदमी के तो पैसे ही नहीं है उस अकाउंट में। जो 15 करोड़ में से 10 करोड़ आदमी है जिनके अकाउंट है, उनके अकाउंट में से 12 रुपए लेंगे ही, उनके अकाउंट में से 330 रुपए लेंगे ही। और जो आदमी अपना पैसा जमा कराएगा अटल पेंशन योजना में 20 साल तक, आप इस देश में एवरेज एज है 65 ईयर्स, 60 ईयर्स तक आदमी को पेंशन नहीं मिलेगी। 5 साल तक उसको पेंशन मिलेगी।
और 5 साल तक जो पेंशन मिलेगी, जो पैसा जमा कराएगा 20 साल तक, उसको कैलकुलेट करें हिसाब किताब करके, तो उन्होंने एक अच्छा धंधा किया है कि किसी तरह से पैसा ज्यादा आ जाए। आप इंश्योरेंस वाले जानते हैं आदमी जब ज्यादा आदमी कवर होगा, कम आदमी मरेगा, तो पैसा जो इंश्योरेंस का है उसको वो अपना पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, बिना एक नए पैसे की बजट की व्यवस्था किए हुए। जनता में वाई लेने के लिए इन 3 योजना को 8 मई को उन्होंने घोषणा की। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को बताएगी कि इन योजना में या आपने कोई भी आउटले इसमें बताया है? इसके कॉन्ट्रेरी जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस कांग्रेस की सरकार में जो योजना लागू कर रखी थी, उसमें से 17 करोड़ लोगों को लगभग 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हम पे कर चुके हैं। इसलिए इनकी कथनी और करनी में किस तरह का अंतर है, वो इस बात को परिलक्षित करता है कि इनका कहने की अपनी स्थिति अलग है। और ये स्थिति जब है जब यूपी की सरकार थी, जब पेट्रोल और क्रूड ऑयल का भाव था वो 118 रुपए डॉलर था। आज क्रूड ऑयल का भाव कम हो गया है। उस क्रूड ऑयल के भाव के कम होने के बाद भी जिस मूल्य पर पेट्रोल प्रोडक्ट मिल रहे थे, उससे आज उससे कम नहीं हुआ है, जबकि क्रूड ऑयल के भाव आधा हो गया है। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए अपने खजाने में लिए, 90,000 करोड़ रुपए कंपनी को ट्रांसफर किए हैं। क्या इनका कमिटमेंट होता गरीब आदमी के प्रति, मिडिल क्लास के प्रति, तो ये 80,000 90,000 करोड़ रुपए को आउटले सोशल सेक्टर में देते, इससे गरीब आदमी की मदद होती। लेकिन गरीब आदमी के उनके मन में कमिटमेंट नहीं है। केवल मात्र अपने स्टेट के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जो पैसा आया है उसको भी उसमें ट्रांसफर किया है। यदि एक क्रूड ऑयल के भाव बढ़े तो क्रूड ऑयल के भाव में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाकर वो मिडिल क्लास को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जब उसका भाव घटे तो उसका फायदा तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, भारत सरकार ले रही है, और जो उसका अंतर आ रहा है उसका फायदा वो मिडिल क्लास को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनका कमिटमेंट है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सबका साथ, सबको विश्वास देने की जगह पर ये जो सरकार काम कर रही है वो काम कर रही है कॉर्पोरेट का साथ और खुद का विकास। इसका कोई तीसरा मतलब निकाला जाए तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि कॉर्पोरेट को तो लाभ मिले और खुद का विकास हो। और जब कॉर्पोरेट को विकास की बात मैं करता हूँ तो मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, जो आपके ध्यान में रहे। नंबर 1, लैंड एक्विजिशन एक्ट को है के नियमों में परिवर्तन क्यों किया गया? एक ही अंतर आया, ये भी उसमें सांसद था। जो स्टैंडिंग कमेटी बनी उसकी चेयरपर्सन आज की जो हमारी माननीय लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन उसकी चेयरपर्सन थी। राजनाथ सिंह जी उसके मेंबर थे, सुषमा स्वराज जी उसकी मेंबर थी, लालकृष्ण अडवाणी जी उसके मेंबर थे, अरुण जेटली जी राज्यसभा के मेंबर थे। 1.5 साल से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करने के बाद में यूनानिमस सदन के अंदर ये बिल पास हुआ है। एक ही अंतर आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 30 साल तक राजनीति करते हैं, जिन्होंने बिल को पास किया, वो तो संसद में थे, मोदी जी संसद में नहीं थे। मोदी जी के संसद में आने के बाद ये अंतर आया है कि लैंड एक्विजिशन का बिल बिना इम्प्लीमेंट किए कह रहे हैं कि ये गरीब के किसान के हित में नहीं है। लैंड एक्विजिशन का बिल इनके हित में, इस समय आके आपके सामने पता पड़ेगा कि इनका कमिटमेंट उन लोगों को जमीन देने का है। किसान की बिना कंसर्न के जमीन किसको देना चाहते हैं आप? कॉर्पोरेट हाउस को देना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी किसके लिए बनाना चाहते हैं? कॉर्पोरेट हाउस के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए लैंड एक्विजिशन बिल की जो प्राथमिकता है वो इंडिकेट करती है कि इनकी प्राथमिकता गरीब आदमी नहीं है, इनकी प्राथमिकता कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी है। दूसरा, आप में सब आदमी जानते हैं कि ये नेट न्यूट्रलिटी का मामला क्या था। ये नेट न्यूट्रलिटी के मामले को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस देश में किस तरह से डिजिटल इंडिया के नाम पर नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करके क्यों वो बड़े बड़े जो IT की कंपनियां हैं उनको फायदा लेना चाहते हैं। यदि फ्लिपकार्ट के पास ये जांच मिल जाए, आपका रेगुलेट कर देगा, आपके ऊपर ये जांच आपको मिलेगी, तो नया कोई आदमी उसमें आएगा, उसको तो सूचना नहीं मिलेगी। और जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वही सारा आपकी ब्रॉडबैंड को रेगुलेट करेंगे, वही सूचना को रेगुलेट करेंगे। ये नए तरीके से उनको बेनिफिट करने के लिए उन्होंने ट्राई से अमेंडमेंट करने की कोशिश की। ये तो हमारे नेता राहुल गांधी ने जोरदार इस मुद्दे को उठाया। यहाँ के नौजवान आदमी को जानकारी थी, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में भी उनको सोचना पड़ रहा है। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने के पीछे मतलब भी कॉर्पोरेट हाउस को मदद करने की है, बड़े पैमाने मदद करने की है। और तीसरा इनका इंटेंट जो है वो रियल एस्टेट बिल है। वो रियल एस्टेट बिल में अमेंडमेंट क्यों किया गया? किसके पक्ष में किया गया? क्यों कहा गया कि 70% की जगह 50% का पैसा वो दूसरी जगह में लागू कर सकेंगे? क्यों कारपेट एरिया और दूसरे एरिया के बीच में रिडिफाइन करने का काम किया गया? ये इंटेंट है उनका उन लोगों का मदद करने का। इनके लिए उनका बात अपना कमिटमेंट है कि हमको कॉर्पोरेट का साथ देंगे और खुद का विकास करेंगे। और खुद का विकास तो हमको नजर में आ रहा है।
एक शहजादा की बात करने वाले आज शहजादा के रूप में हिंदुस्तान के बाहर घूम रहे हैं और बता रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में उनकी कल्पना क्या है, किस तरह से हिंदुस्तान के बारे में क्या जानकारी थी, ये आप सबने देखा और देखते हैं टीवी के माध्यम से। आज बन गए जिस तरह की सूचना मिल रही है, आप सब ये पत्रकार साथी हैं कि आपको सूचना ट्विटर और इसके अलावा किसी के माध्यम से मिल रही है, कितने आदमी आज इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के सामने। ये नए सिरे से इस देश में तो गरीब आदमी को कमजोर करने के लिए जो उनकी साजिश है, उस साजिश के अंतर्गत ये काम हो रहा है, उससे हम भारत की जनता को आगाह करना चाहते हैं। आइए इकट्ठे हो और गरीब के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ जितनी सरकार इस तरह का काम करेगी तो हम संगठित होकर मुकाबला करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार संविधान में जो व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था करे, जिससे इस देश में सभी समाज के वर्गों का विकास हो सके। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन भावनाओं को जनता के बीच में पहुंचाएंगे और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही है कि पत्रकारिता और जो विरोध पक्ष है वो जनता के बीच में सही जानकारी दे, तो जनता खुद फैसला कर लेगी कि राज आने वाली पार्टी, राज में काम जो कमिटमेंट करने वाले व्यक्ति और उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। यही बात मुझे आप सबसे निवेदन करनी है। आप सब यहाँ उपस्थित थे उसके धन्यवाद। आपको फिर प्रश्न पूछना सादर आमंत्रित है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज मोटे तौर पर सोशल सेक्टर के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, हमारे और साथी आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें वो दूसरी चीजों को हाईलाइट करेंगे। इन सोशल सेक्टर के संबंध में आपको कोई पूछना हो तो आप मोस्ट वेलकम। तो ये सोशल सेक्टर में कट के आउटले में जो है वो पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, वो उन्हीं को पूछा जाना चाहिए। उन्हीं को पूछा जाना चाहिए कि आपके क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, उसका पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और जो आउटले उसमें कट कर रहे हैं तो वही बताएंगे पैसा किस जगह। ये ओनर्स तो भारतीय जनता पार्टी को पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर उतरेगी, कांग्रेस का नेतृत्व उतरेगा, संसद में हम बात उठा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और सड़क पर भी उठकर इस बात को जनता की बात उठाएंगे। प्रोग्राम है आपके, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वेट फॉर सम टाइम, टुडे वी आर कम ओनली फॉर दिस पर्पज। आपका जो है निश्चित तौर पर पार्टी आप इन चीजों के संबंध में आने वाले समय में आपको बताएगी। हम इन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर संघर्ष भी करेंगे और साथ साथ में बातें। इतना सारा मुद्दा है लेकिन अभी तक प्रजा के मन में मोदी जी का जो विश्वास है अभी भी अड़ा गई, लोग उनको भी अभी भी चाहते हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए, ऐसा बोल रही प्रजा। मौका मिलना चाहिए, 5 साल का मौका दिया है, पूछ के पावे नजर आते हैं, 1 साल में क्या काम का ये बताने की हमारी जिम्मेदारी, यही बात हम बताना चाहते हैं। आप पूरे देश में हर जगह पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने लैंड एक्विजिशन के संबंध में जागरूकता की है, आंदोलन किया है और सोशल सेक्टर के संबंध में हम जागरूकता करेंगे और जनता को संगठित करके अपनी बात करेंगे। गुजकोट बिल को लेके गुजरात के प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को मिलने वाले हैं, कांग्रेस का दिल्ली से कौन? मैं समझता हूं कि इसके संबंध में आप हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से बात करेंगे। धन्यवाद। आप सब यहाँ सोनिया गांधी जी अगुवाई करेगी राष्ट्रपति से मिलने का? ये प्रश्न प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी। धन्यवाद सब। जोशी जी आखिरी सवाल, मोदी जी जिस तरीके से बाहर जा रहे हैं और बाहर ये मतलब बार बार ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले भारत देश में जन्म लेना एक दुर्भाग्य होता था, अब गर्व की बात है, कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहेगी? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपना कमिटमेंट दिया है, उन्होंने रिएक्शन दिया है इस बात पर, जो हमारे प्रवक्ताओं का रिएक्शन है वो रिएक्शन मेरा भी है। थैंक यू।